मुझे लगता है बेटा तुम ही मुझे फेमस कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दिखाओ तुम कितने बड़े कल्प्रिट हो, पढ़ने नहीं देते किसी को। दिखाओ सबको, दिखाओ दिखाओ कि क्या मोदी जी भी इस बार नीट दे रहे हैं, ऐसा कुछ लिख के मैं डाल दूंगी। भाइयों बहनों, कुर्सी के लिए पादा नहीं। फिर मैं लास्ट में कह दूंगी नहीं मोदी जी नीट नहीं दे रहे हैं, वो इलेक्शंस में बिजी हैं, बट यू कैन बाय माई कोर्स। तुम्हें लगता है कि भाई इस बार निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात है, ये फील होना बहुत बड़ी बात है कि निकालना है। चैप्टर बहुत सिंपल है ये, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही दिमाग का छोटा पोर्शन आपका इसमें खर्च होगा, बहुत ही कम न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं चैप्टर में, बहुत प्यारा नीनू क्यूट चैप्टर है। आओ शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। एनसीईआरटी में पहली लाइन ही गलत लिखी है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, फिर आगे जाके उसको ठीक भी कर दिया है। तो अगर तुम पहला डेफिनेशन देखोगे, पहला पैराग्राफ देखो एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। देखो यार कुछ ऐसी बात है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है मैं बता दे रही हूँ। पहले तो तुम पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही बना लेते हैं, फिर हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली काम क्या करना है हमने, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक जानी चाहिए, टिश्यू तक जानी चाहिए, और टिश्यू में प्रोड्यूस हुई CO2 हमारी बाहर आनी चाहिए। हमें बेसिकली इस चैप्टर में ये करना है। ये कहाँ से क्या करना है ऑक्सीजन का, हर सेल में एक चीज़ चल रही है कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो जा रहा है बेटा, आपका सेल ऑक्सीजन यूज कर जा रहा है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स और एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं ऑक्सीजन यूज़ करके। अब ह्यूमंस तो है ही एरोबिक, तो ये यहाँ पे बेसिकली ATP प्रोड्यूस कर जा रहा है और एक वेस्ट गैस प्रोड्यूस कर जा रहा है CO2। तो आपकी बॉडी से O2 जाके अलग अलग सेल्स के पास जा रही है, ठीक है, और सेल से CO2 निकल के, O2 अंदर जा रही है, सेल से CO2 निकल के जा रही है बाहर। अब ये कहाँ जा रही है, ये बेसिकली ब्लड में चल रहा है सब कुछ। ये आपकी बॉडी से पहले ब्लड में जा रहा है, ब्लड से सेल्स में जा रहा है, फिर दोबारा से ब्लड में आ रहा है और फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो हमने ये पढ़ना है कि इसका कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या सीन है। तो बेसिकली ऑक्सीजन रिच एयर जो है, सबसे पहले मैंने मुंह में बना दिया। देखो सबसे पहले बड़ी तो गलती मैंने यही कर दी। बताओ, ये बायोफेरी हैं आज की कि मुंह से सांस ले लो, कितनी गंदी बातें बता रही हैं। ये बायोफेरी हैं, बताओ नाक से सांस लेंगे सब, ऐसे ऑक्सीजन रिच एयर नाक से। ये जो छेद है इसको नॉस्ट्रल बोलेंगे, एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता है एक बड़े से चेम्बर में, जिसको नेजल कैविटी बोलेंगे। नेजल कैविटी से होते हुए वो एक रास्ते पे जाता है, विच इज द कॉमन रास्ता फॉर फूड वाला, खाने वाला, एंड सांस वाला। इस कॉमन रास्ते को यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। आपका खाना ऊपर ना चला जाए, यहाँ पे व्यूला लटका होता है ऐसे, ताकि खाना ऊपर ना चला जाए। जब आप खाना खाते हो तो ये व्यूला यहाँ से बंद कर देता है इस रास्ते को, पर ये व्यूला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। फेरिंग्स जो है कॉमन चेम्बर है, कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपकी ऑक्सीजन यहाँ से जाके जा रही है एक ट्यूब में। यहाँ से 2 ट्यूब बनती है फेरिंग्स में, पीछे आपकी एसोफेगस बन जाती है जिसमें खाना जाता है। अब खाना अगले वाली ट्यूब में ना चला जाए, यहाँ पे एक अगली ट्यूब भी, एक स्ट्रेट ट्यूब ऐसे बनती है, यहाँ पे पहले एक बॉक्स बनता है, फिर यहाँ से नीचे ट्यूब बनती है ऐसे। ये स्ट्रेट ट्यूब हम इसको बोलते हैं ट्रेकिया, और ये जो बॉक्स है ये आपका वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स क्यों बोलेंगे, वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि ये वॉइस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती हैं इसके अंदर, ऐसे वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए लैरिंग्स, LNX, लैरिंग्स किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। कौन सी कार्टिलेज, ये भी पता होना चाहिए होशियार बच्चों को, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। इसका एक ढक्कन रहता है ताकि खाना जो है सांस के खाना जो है इसमें ना चला जाए, यहाँ एक ढक्कन रहता है, ये ढक्कन बंद करने का काम आता है ताकि जब फूड आए तो यहाँ से पीछे निकल जाए। इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्यों इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसको ग्लॉटिस बोल दे रहे हैं। तो ग्लॉटिस के ढक्कन को तो एपिग्लॉटिस ही बोलेंगे, एपी मतलब ऊपर।
यहाँ पे ये दो पार्ट्स में टूट जा रहा है। ये कौन से दो पार्ट्स में टूट जा रहा है? इसको हम कैसे करते हैं? वर्टिब्रा से काउंट करते हैं। आपको पता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम क्या है? ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये थोरैसिक है, फिर ये लंबर है, फिर ये आगे नीचे सेक्रम और कॉकेक्स है। तो पांचवी थोरैसिक एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक पे, ये लेवल ऑफ 12 थोरैसिक होती है, फिफ्थ पे टूट जा रहा है, फिफ्थ थोरैसिक पे ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये दो ट्यूब्स में टूट जा रहा है जिसको हमने बोला है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल है, ब्रोंकस सिंगुलर है। ये पूरा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से ऐसे कवर्ड है, इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे इनकम्प्लीट है ये, मतलब अगर तुम रिंग निकालोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कंप्लीट रिंग नहीं है। अब ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कौन से कार्टिलेज का, ये पता होना चाहिए। कार्टिलेजिनस रिंग ये हायालिन के बने हुए बेटा, सब हायालिन हायालिन है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सब हायालिन है बेटा। ठीक है, हाँ एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेज का बना हुआ है। कौन से का? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। बच्चे तो बहुत अच्छे आए हैं मेरे पास पढ़ने इस बार, देखते हैं रिजल्ट में क्या चार चांद लगाते हैं। मुझे लगता है बेटा तुम ही मुझे फेमस कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से तुम लोग मेहनत कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम में से कुछ लोग तो पक्का एम्स ऊम्स में चले जाएंगे इस बार। तुम्हारी वजह से मैं यूट्यूब पे ऐसे सबसे नंबर 1 टीचर मैं ही बन जाऊंगी, मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे तो बहुत इंट्यूशन आ रही है इस बार। अब क्या है कि ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ये यहाँ भी चले जा रहे हैं, ये खत्म नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे, और ये एंटर कर रहे हैं इस बड़े बड़े बैग्स में जिसको हम लंग्स बोल दे रहे हैं। अब एक ही लंग बन पाएगा, जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लंग्स की जो कवरिंग है वो दो है, देयर इज 2 कवरिंग। लंग्स की कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। हर ऑर्गन की कवरिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लूरा करने की जरूरत है क्योंकि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसके बीच में यहाँ एक फ्लूइड रहता है ताकि जब लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो तो फ्रिक्शन ना आए, तो यहाँ पे एक फ्लूइड रहेगा जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करेगा ये। अब क्या है, झूठी तारीफ कह दूं क्या मैम? अरे मुझे तुमसे नहीं तारीफ चाहिए। अरे सुमित, मैं क्या करूंगी तारीफ का बेटा, मुझे बहुत तारीफ मिल गई है जिंदगी में, इतनी तारीफ मिल चुकी है कि अब तारीफ सिर के ऊपर से निकल जा रही है। तो मतलब तारीफ की तुम लोगों को जरूरत है, मुझे नहीं है भाई। मैं रास्ते पे चल रही हूँ, लोग मेरे ऐसे करके पैर छू दे रहे हैं, मैं ही डर जाती हूँ कि क्या हो गया भाई, यार क्या हो गया, ऐसे मत करो, हार्ट अटैक आ जाएगा। तारीफ की कमी नहीं है मुझे तारीफ बहुत मिली है मुझे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में, ना सिर्फ एजुकेशन में, हर चीज में। तो तारीफ की टेंशन नहीं लो तुम लोग। अब देखो, ब्रोंकाई है, ये आगे फर्दर ट्यूब्स में टूट गई। अब ये मैंने क्यों येलो में बना दिया, वाइट में सही तो बन रहा था। ये फर्दर ट्यूब्स में टूट गई है ना, ऐसे ऐसे करके ट्यूब्स में टूट गई। ये इस ट्यूब में भी हमारा रिंग चल जा रहा है। ये क्या हो गया, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकी नहीं, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, है ना। तो सेकेंडरी ब्रोंकस आ गया यहाँ पे, सेकेंडरी ब्रोंकाई आ गया। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर टूट गया ट्यूब में ऐसे करके, तो अब ये टर्शरी ब्रोंकाई आ गया, टर्शरी ब्रोंकाई आ गया। ठीक है, अब रिंग्स टर्शरी ब्रोंकाई में भी चल जा रहा है। टर्शरी ब्रोंकाई से जो आगे टूट रही है इसको बोलते हैं हम ब्रोंकियोल। देखो ब्रोंकस के 3 लेवल हो गए, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस खत्म हो गया ना, तो अब ब्रोंकियोल आ गया, तो इसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल में भी रिंग चल जा रहा है। ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल में भी रिंग चल जा रहा है। रिंग कब खत्म हुए हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल में। इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद आ रहा है टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसमें कोई रिंग नहीं है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनिशियल ब्रोंकियोल तक तो रिंग है, टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं है। अब ये जो मैंने पार्ट बनाया है ये सारा अभी तक कंडक्टिंग पार्ट है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। देखो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट, जहां एक्चुअली में गैशियस एक्सचेंज होना है। तो आपका नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक सब यही चली जा रहा है, कंडक्टिंग पार्ट ही चली जा रहा है।
ठीक है, टर्मिनल कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? हवा कंडक्ट करना प्लस प्योरीफाई करना एयर को, प्योरीफाई एयर करना, देन ह्यूमिडिफाई करना एयर को, उसमें मॉइस्चर नहीं है तो थोड़ा मॉइस्चर डाल दो, ह्यूमिडिफाई करना, देन टेम्परेचर सेट कर देना एयर का, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ एयर। ये 3 काम है। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट में एक्चुअली में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 पार्ट आएंगे, एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलाई। हाँ, अच्छा अच्छा, सुमित कह रहा था बच्चों की तारीफ झूठी कर रहे हो। नहीं नहीं, बच्चों की तारीफ झूठी नहीं कर रही मैं, बच्चों की नहीं तारीफ झूठी कर रही मैं। बच्चे तुम लोग बहुत अच्छे हो, 3 महीने हो गए तुम लोगों को मुझे पढ़ाते को, अभी भी पढ़ने आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो नहीं जाती थी क्रैश कोर्स में। मैं क्रैश कोर्स लगा लूं 3 महीने का तो मैं पहले 3 दिन ही जाऊंगी, बाकी के सब दिन नहीं जाऊंगी। तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो, तुम लास्ट के 5 दिन में भी आ रहे हो पढ़ने, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है तुम्हारा मन करता है पढ़ने का, तुम्हें लगता है कि भाई इस बार निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये फील होना बहुत बड़ी बात है कि निकालना है, ये मोटिवेशन बहुत बड़ी बात है और तुम लोगों के पास ये है। ठीक है, अब देखो कंडक्टिंग पार्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे तो ये अलग कलर से बना लेते हैं, सॉरी, एक्सचेंज पार्ट में ये एल्व्यूलर डक्ट है ऐसे, और ये एल्व्यूलाई है ऐसे, ये है बस एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, ये एल्व्यूलर डक्ट, ए डक्ट लिख रही हूं, एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, ये एल्व्यूलाई है। तो ये बेसिक सा आपका, तो यहां से ऑक्सीजन जाके 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 यहां पहुंच चुकी है, एल्व्यूलाई के ल्यूमेन में पहुंच चुकी है। अब इसको जाना है ब्लड में। ठीक है, ये वाला पार्ट ना बेसिकली ऑक्सीजन यहां से यहां जाना और CO2 यहां से यहां निकलना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं बेटा। यहां से CO2 बाहर निकलना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। ये पहला पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के 4-5 पार्ट हैं बेसिकली। पहला पार्ट यही है, ब्रीदिंग, अंदर ऑक्सीजन जाना और यहां से CO2 बाहर निकलना, ये पहला पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद ब्लड। यहाँ पे एक ब्लड वेसल रहेगा बेटा, कैपिलरी रहेगा पतला सा, एल्व्यूलाई के ऊपर चिपका हुआ है ऐसे। यहां से तुम्हारा जो ऑक्सीजन है इस ब्लड में जाना चाहिए। ठीक है, और यहां से जो CO2 निकल के यहाँ पे आना चाहिए, ये ब्लड लेके जाएगा टिश्यू में। इतना बात समझ में आया है? अब देखो तुम्हारा पहला 2 पेज खत्म हो गया NCERT का, तुम्हें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पता चल गया, तुम्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अदर एनिमल्स नहीं पता चला, वो हम बात कर लेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पता चल गया ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ ही लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ डक्ट ऑफ एल्व्यूलाई और एल्व्यूलाई में होगा, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलाई में होगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, दूसरे एनिमल्स को कैसे ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ये भी एक पार्ट है। आपके पहले पेज पे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो वो तो वैसे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में नहीं घुसाना चाहिए, बट घुसा देते हैं। क्या है, पढ़ना तो है, एक रीडिंग ही तो मारनी है ना, हमें पता है क्या नहीं है। पहले जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बिल्कुल ही निहायती छोटे दर्जे के लो लेवल ऑर्गेनिजम्स, इनका कुछ नहीं है, इनका सिंपल डिफ्यूजन चल पा रहा है पूरा इंटायर बॉडी पे, तो इनका कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इवन अर्थ नहीं है यार, ये अर्थ वॉर्म है। कैसी टीम है मेरी, सिर्फ अर्थ लिख के छोड़ दे रही है। अर्थ वॉर्म जो है, इवन इसके पास भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। ये भी क्यूटिकल से, अपनी स्किन से ही सांस ले रहा है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं जब आप अपने बॉडी सरफेस से गैशियस एक्सचेंज करते हो। सांस लेना तो नहीं बोलना होता, गैशियस एक्सचेंज बोलना होता है। जो स्पेसिफिक ऑर्गन आ पाया है वो आया है आपका आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में स्पेसिफिक ऑर्गन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जैसे इंसेक्ट्स में ट्रेकियल सिस्टम है, इसमें कॉकरोच का एग्जांपल ध्यान रखना क्योंकि कॉकरोच तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, अब जैसे क्रस्टेशिया है, ठीक है, क्रस्टेशिया क्या है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, उसमें गिल्स रहेगा। ठीक है, और जो वो हैं जो
अरैक्निडा है जैसे बिच्छू बुच्छू है, उनमें लंग्स रहेगा, बुक लंग्स रहेगा। लेकिन एक जो इंसेक्टा है इसके अंदर ट्रेकियल सिस्टम रहेगा। माल्फीजियन ट्यूब्यूल नहीं घुसा देना, वो एक्सक्रीशन के लिए, मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। देन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स और फिश वगैरह में गिल्स रहेगा। जो गिल्स का रेस्पिरेशन रहता है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। देन हम लोग जो बड़े जाति के लोग हैं, है ना, बड़ी हमारी ऊंची वो है, एनिमल किंगडम में हायरार्की है, एम्फीबियंस हो गया, मतलब जितना भी अपन ये हो गए इधर वाले, हायर कॉर्डेटा हो गया हमारा, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स, हमने कुछ नया बना लिया है, लंग्स बना लिया है हमने, लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, इसको हम पल्मनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। हो जाएगा ये। अरे तुषार, इसके लिए भी ट्रिक की जरूरत पड़ी तो लानत है हमारे बायोलॉजी पढ़ने पे। तुषार ट्रिक दे रहा है ये याद करने के लिए कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, एल्वेलाई। कोई नहीं आशी, करा देंगे बेटे। ये हो गया तुम्हारा, है ना। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं, है ना। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं आओ देख लेते हैं। बुक लंग स्कॉर्पियन में आएगा। एक बार बताओ, पहला 2 चैप्टर पेज खत्म हुआ? पहला 2 पेज खत्म हुआ कि नहीं खत्म हो पा रहा है? एक बार थोड़ा सा थोरैसिक चेंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं आओ। एक बार थोरैसिक चेंबर के बारे में पढ़ लो, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लो, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें टाइम दूंगी एनसीईआरटी रीड करने के लिए, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे चलेंगे, ठीक है। थोरैसिक चेंबर जो है एक एयर टाइट चेंबर है। बेसिकली लंग्स की वॉल्यूम चेंज करने के लिए हम थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम चेंज करते हैं। ये थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक चेंबर को अगर हम साइड से देखें तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, बीच में ऐसे रिब्स हैं लेटरली, और नीचे डायफ्राम है। एयर टाइट चेंबर है क्योंकि बीच बीच में मसल्स फंसी हुई हैं, ठीक है, मसल से पूरा पैक्ड है ये। तो कैसे बनता है ये? डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम रहता है इसके, आगे वेंट्रली स्टर्नम रहता है इसके, लेटरली रिब्स रहती हैं, अरे ये रिब्स रहती हैं, और रिब्स के बीच में मसल्स हैं। ऐसे सिर्फ रिब्स से नहीं, रिब्स के बीच में तो हवा निकल जाएगी। तो ये पैक कैसे हो रहा है? इसको मसल्स हैं यहाँ पे, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, कोस्टल मसल्स हैं ये बड़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे है नीचे, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा हो गया ये? पोस्टीरियरली बोलेंगे ना इसको। लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम है, लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम है। डायफ्राम का ये रिलैक्स पोजीशन है, डोम शेप, ये रिलैक्स्ड है ऐसे करके, ठीक है। डोम शेप्ड डायफ्राम, जो मैं यहां पे भी बनाने की कोशिश कर रही हूं ऐसे। मुझे बताना डायफ्राम जो है वो स्मूथ मसल है कि स्केलेटल मसल है? जरा कल चेक करके आना, ठीक है, गूगल करके आना, लिख लो डायफ्राम इज अ स्मूथ और स्केलेटल मसल। तो ये ना एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर है, बस यहाँ से ट्रेकिया आने की जगह है, बाकी ये पूरा बंद है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, और यहाँ से आपके लंग्स ऐसे फंसे हुए हैं इसमें, ऐसे पूरा ट्रैप्ड है अच्छी तरीके से। यहाँ आपका हार्ट है, ठीक है। अब क्या है, प्लूरा की जो इनर मेम्ब्रेन है, प्लूरा की इनर मेम्ब्रेन वो लंग सरफेस के ऊपर है, ऐसे ऐसे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोरा, ठीक है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोरा है वो ऐसे थोरैसिक कैविटी के साथ साथ में लगी हुई है, ऐसे आउटर प्लूरा बोल दो। इट इज लाइन्स द थोरैसिक चेंबर। ये लाइन्स द लंग्स, लाइन्स द लंग्स लिखना था, पता नहीं क्या लिख दिया। जो तू मौका देखते ही अंदर आ जाता है, यहां बैठ जाएगा,
चलने नहीं देगा मेरे को, नलैक। लाइंस द लंग्स, और इसके बीच में फ्लूइड है, यहां पे भी सेम चीज, यहां पे भी सेम चीज। तो क्या है, जब आपको सांस अंदर लेनी है, ठीक है, अब इसको बाहर जाना है, शक्ल दिखाओ सबको यहाँ पे अपनी, इधर आओ तुम, दिखाओ सबको, दिखाओ तुम कितने बड़े कल्प्रिट हो, पढ़ने नहीं देते किसी को, दिखाओ सबको, दिखाओ दिखाओ, हेलो बोल दो, हेलो हेलो हेलो, मैं शरारती डॉगी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं करने देता हूँ, मैं सारा दिन शरारती करता हूँ, सारा दिन शरारती करता हूँ, और मोटा होता जा रहा हूँ खा खा के। कौन बोला मैम डोंट वेस्ट टाइम? ऐसा करो बेटा, तुम ना मेरी रिकॉर्डिंग क्लास लगा लिया करो, मुझसे इतने नहीं चोचले हो पाएंगे जितना तुम लोगों को चाहिए, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने पैसे वापस ले लो। अब क्या है, जब तुमने इंस्पिरेशन करनी है, इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेनी है, इंस्पिरेशन होती है ब्रीद इन करना, ब्रीद इन करना। तो आपका ब्रीद इन करने का तरीका क्या होता है, ह्यूमंस में क्या करते हैं हम ना इस थोरैसिक चेम्बर का साइज बड़ा कर देते हैं, वी इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर। क्या पैसे दिए तो टीचर खरीद लिया क्या तुम लोगों ने यार? तुम लोगों को क्या लग रहा है? 1500 रुपए से 3 महीने से पढ़ा रही हूं, 3-3 घंटा रोज। लोग एक मास्टर क्लास लेते 2000 रुपए की, जिसमें वो 3 घंटा कुछ नहीं करते, बकवास करते, जिंदगी जीना सिखाते हैं कि लाइफ कैसे जीनी है। मैं आपको 3 घंटे बता दूंगा, दे दो मुझे 500 रुपए, 1000 रुपए। मैं 1500 रुपए में 3 महीने से बोल रही हूं। तो लोग समझ क्या रहे हो अपने आप को? इस कैविटी का हमने, इस चेम्बर का हमने जो है वॉल्यूम बढ़ा देना है। तो इंस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम क्यों बढ़ाना है मैं तुम्हें बताती हूँ। वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो ये जो लंग्स है ना, ये इसके साथ चिपके हुए हैं। ये बिल्कुल जैसे तुम ग्लास स्लाइड में देखो, 2 ग्लास स्लाइड के बीच में अगर तुम पानी डाल देते हो ना, लिक्विड डालते हो, तो वो ग्लास स्लाइड चिपक जाती है। वैसे लंग्स ना इस पानी की वजह से, फ्लूरल फ्लूइड की वजह से इस कैविटी के साथ ऐसे चिपके हुए हैं। तो अगर तुम थोरैसिक कैविटी को बढ़ाते हो तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, होता क्या है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, लंग वॉल्यूम इंक्रीज। लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लंग वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अंदर। देखो यार, उतना ही गैस है ना अंदर, उसी गैस को तुम अगर एक्सपैंड कर दोगे, तुम वॉल्यूम एक्सपैंड कर दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव प्रेशर होना, नेगेटिव प्रेशर एज कंपेयर टू आउटसाइड। अब कहीं पे अगर प्रेशर कम है और कहीं पे प्रेशर ज्यादा है तो एयर तो अंदर भाग के आएगी ना, तो इंस्पिरेशन होता है। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो आप प्लीज ये नोट कर लो कि हमारी जो इंस्पिरेशन होती है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। जो हमारी इंस्पिरेशन है ह्यूमंस की, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब क्या करना है हमने, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, एक्टिव प्रोसेस मतलब एटीपी खर्च करना पड़ेगा। एटीपी कहां खर्च होएगा, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा नॉर्मल साइड से देखें तो ये हमारा, ये बंदा ऐसे है ना, ये थोरैसिक चेम्बर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होएगा, इसमें एटीपी लगेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, पहली बात इंस्पिरेशन करने के लिए, डायग्राम नहीं यार, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिख रही हूं मैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से इसकी शेप कुछ ऐसी आ जाती है, जैसे पहले ऐसी थी ना, ये फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन से नीचे खिंच जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्लैटन्स, फ्लैटन्स। इससे क्या होता है, देखो पहले वॉल्यूम कम थी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, अब ये वॉल्यूम बहुत बढ़ गई है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। वॉल्यूम, इससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एक तुम लोगों को इस बात से दिक्कत है यार, तुम लोग 30 चैप्टर पढ़ रहे हो यार, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए एक चैप्टर डाल देती हूँ, उसके नीचे कमेंट करना शुरू कर देते हो
कि मैम हमारे पैसे देने का क्या फायदा हुआ, आप तो जब ये यूट्यूब पे डाल रही हो, भाई किसी का थोड़ा सा तो भला हो जाने दो यार। तुम लोगों को कॉन्टिन्यूसली 3 महीने लगातार टाइम पे लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, साथ में डीपीपीज मिल रही हैं, साथ में क्विज मिल रहा है, साथ में वीकली टेस्ट मिल रहा है, अब होल सिलेबस टेस्ट भी मिलेगा, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री फ्री मिल रहा है। उन बेचारे बच्चों के पास पैसा नहीं है लेने के लिए, उनको कोई तो चैप्टर पढ़ लेने दो यार। जेनेटिक्स नहीं समझ में आती यार दूसरे टीचरों से, कोई बात नहीं, ले लेने दो उनको लेक्चर यार, उनका भला हो जाएगा कुछ। नीचे कमेंट कर रहे हैं आके, हमने क्यों पैसे दिए। भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेने दो उनको यार, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है यार। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है, ये है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इसको एंटीरियर पोर्शन बोलेंगे जहां मुंह होता है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है जहां पे टेल रीजन है हमारा, नीचे वाला जो रीजन है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। बड़ा गुस्सा आता मुझे ऐसे बच्चों से, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या होगा, सेकंड चीज जो है, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे इंटरकोस्टल मसल्स हैं ऐसे, और कौन सी इंटरकोस्टल करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल करेंगी, जो रिब के बीच में 2 तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपने एक्सटर्नल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स करने से तुम्हारी रिब्स ना ऐसे पड़ी होती हैं, जैसे ऐसे बाल्टी का ढक्कन होता है, ऐसे बाल्टी की जो डंडी होती है, बाल्टी का जो हैंडल होता है, ऐसे पड़ा होता है ना, ऐसे उठ जाती हैं वो, ऐसे रिब्स हैं, ऐसे हो जाती है। जैसे तुम सांस लेते हो होता है ना, रिब के जैसे एक्सपैंड कर रहा है, वो ऐसे एक्सपैंड क्यों करता है, आपकी रिब्स ऊपर उठ जाती है, बिकॉज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें ऊपर खींचती हैं, साइडवेज एंड अप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। उससे क्या होता है, रिब्स गेट एलिवेटेड। तो इससे क्या होगा, जो आपका ये वाला है ये ऐसे भी फूल जाएगा, ऐसे भी फूल जाएगा, ये फ्लैट तो पहले ही हो रखा है, ये वाला डॉर्सोवेंट्रली आपका स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है, मोर स्पेस डॉर्सोवेंट्रली, डॉर्सोवेंट्रली जो है अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, ओवरऑल आपकी जो चेंबर है उसकी वॉल्यूम बढ़ गई। एंटीरियर पोस्टीरियर पहले बढ़ गई थी, फिर ऐसे बढ़ गई, 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, कौन सी, डायफ्राम, जो कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे फ्लैट हो गया, नीचे आ गया, उससे एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ गया, ठीक है, एंड देन इंटरकोस्टल्स, जिससे कि आपके ऐसे रिब्स जो है बाहर को और ऊपर उठ गई। अब क्या है, इसकी वजह से पहले आपके जो लंग्स इसमें ऐसे पतले हो रखे थे, अब वो लंग्स भी मोटे हो गए ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, इतना आपने नोट कर लिया, लंग्स एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड होगा, उससे क्या होगा, अंदर नेगेटिव प्रेशर बनेगा, नेगेटिव प्रेशर इनसाइड लंग्स एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अंदर कम प्रेशर हो गया, उससे क्या होगा, एयर रशेज इन, एयर अंदर रश हो जाएगी, उससे क्या होगा, इसी को इंस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग के 2 पार्ट्स है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग के 2 पार्ट्स है, सांस अंदर आना और सांस बाहर जाना, तो फिर सांस अंदर आएगी, इसी को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। सानिया, वेंट्रो डॉर्सली ना वर्ड नहीं यूज करते हम, डॉर्सो वेंट्रली वर्ड यूज करते हैं, तो जो वर्ड नहीं यूज करते वो हमने करना क्यों है फिर, है ना, ठीक है। अब क्या है, एक्सपिरेशन इससे बिल्कुल सिंपल है, एक्सपिरेशन में कोई एनर्जी नहीं लगती, इट्स अ पैसिव प्रोसेस। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है आप उसको रिलैक्स कर दो, आपने और कुछ नहीं करना। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, उससे क्या होगा, लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अंदर ज्यादा प्रेशर बन गया, मोर प्रेशर इनसाइड लंग्स एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। फिर क्या होगा, एयर आउट, जिसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझ में आया, जल्दी बोलो। ये आपको मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में,
ये मिलेगा आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। प्रेशर दोबारा से बता देती हूँ। देखो योविका, तुम एक बलून इमेजिन करो, ठीक है, बलून इमेजिन करो। उस बलून को तुमने खींच दिया, लेकिन उसमें एयर और नहीं आने दी। अभी तुमने उस बलून को ऐसे पकड़ के खींच दिया, बट उसमें एयर नहीं आने दी। लेकिन अगर तुम उसको खींचोगे तो एयर अपने आप अंदर आएगी ना, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो गया है ना। जितना गैस है, मान लो योविका, ध्यान से सुनो बेटा, और भी बच्चे जिनको प्रेशर में दिक्कत आ रहा है, सुनो ध्यान से। इमेजिन करो तुम्हारा थोरैसिक चेंबर है। थोरैसिक चेंबर तुम्हारा एक्सपैंड हो गया, उसके साथ लंग एक्सपैंड हो गया, क्योंकि लंग चिपका हुआ है थोरैसिक चेंबर से, लंग एक्सपैंड हो गया। लेकिन एयर तो उसमें उतनी ही है ना लंग में। तो अगर किसी में एयर उतनी ही है और तुम उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाता है। तो गैसेस का बेसिक फंडा है ना, दैट इफ देयर इज एन अमाउंट ऑफ गैस यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, तब तो प्रेशर कम होना ही है। एकदम से लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो एकदम से एयर अंदर भाग के आती है। इसको इंस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं। नेगेटिव प्रेशर का मतलब अंदर कम प्रेशर है एज कंपेयर टू आउटसाइड। फिर जब आप थोरैसिक चेंबर नॉर्मल साइज पे आता है, लंग्स नॉर्मल साइज पे आते हैं, एयर तो ज्यादा है, एकदम से प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि साइज छोटा हो गया, एयर उतनी है, तो एयर को एकदम से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर ज्यादा प्रेशर हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। समझ में आए तुम्हें? अब ये भी चीज हो चुकी है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, वो वाला पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एक चीज लिख लो भैया, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज योर रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट? इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी कहेंगे सानिया, एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी कहेंगे। सही बात है, सेम वर्ड है। आप कह रहे हो कि अंदर नेगेटिव प्रेशर हो गया, तो मैम एयर तो अंदर ही अपने आप ही भाग रही है, तो उसको हम एक्टिव प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तेरे को अंदर नेगेटिव प्रेशर बनाने के लिए तो एनर्जी खर्च करनी पड़ी ना। तेरे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर कैसे हुआ? क्योंकि तूने एटीपी खर्च करके एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करी है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से तेरा लंग बड़ा हुआ है, तब तेरे अंदर नेगेटिव प्रेशर हुआ, तब एयर भागी है। एयर भागी है बिना एनर्जी के, मान लिया, लेकिन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने में तो तेरी एटीपी लग गया ना। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट आप ब्रीथ करते हो। इसको आपने हार्ट बीट से नहीं वो जोड़ देना है। हार्ट बीट आपकी अलग है 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, ब्रीदिंग रेट आपका अलग है 12 से 16 बार। इसको मार्क करो एनसीईआरटी में। देन वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीदिंग में होती है, आप कितना सांस अंदर लेते हो, कितना सांस बाहर छोड़ते हो, ये सब वॉल्यूम्स पता करने के लिए एक औजार होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? बेटा ब्रीदिंग के 2 पार्ट्स हैं श्रेया, क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं बेटा, क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं? 10 बार बता चुकी हूं अब तो मैं ये चीज। ब्रीदिंग के 2 पार्ट्स हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं? इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। तो ओवरऑल ब्रीदिंग की बात नहीं करते हम बेटा, हमेशा हम स्टेप्स की बात करते हैं। हाँ, एक और लाइन है, कोयल ने बिल्कुल सही बात बोली है। एक लाइन है, उसको रट्टा मार लो सीधा। एक होता है लंग के अंदर का प्रेशर, इसको बोलते हैं इंट्रा, बहुत पहले PYQ आ गया था इसलिए बता रही हूं, पल्मोनरी प्रेशर। और एक होता है इस लिक्विड का प्रेशर, इसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ध्यान रखना, लंग का प्रेशर चेंज होता रहेगा, लंग का प्रेशर चेंज होता रहेगा, क्योंकि लंग तो एक्सपैंड रिलैक्स करता रहेगा। कभी प्रेशर बढ़ गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू चेंज, बट वो कितना भी चेंज हो जाए, इट इज नेवर गोइंग टू बी लेस देन इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू इंट्रा पल्मोनरी, क्योंकि अगर कभी इंट्रा प्लूरल प्रेशर ज्यादा हो गया तो लंग ही कोलैप्स हो जाएगा, लंग को ही दबा देगा ये फ्लूइड आपके। तो लंग के अंदर का प्रेशर चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन इंट्रा प्लूरल प्रेशर से हमेशा ही ज्यादा होगा। इट इज ऑलवेज मोर देन इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अब आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। भाई थोरैसिक कैविटी बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच में मसल्स भी तो है ना उन बोन्स के सियानी, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है ना, बोन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रही है। आप करेंगे एनसीईआरटी रीड इसकी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक आप सब पढ़ लेंगे। मन्नत एटीपी वाला क्वेश्चन कौन सा? अच्छा वही जो कितने H पॉजिटिव पास होते हैं, मैं देखना भूल गई बेटा।
हाँ, रिब केज में 37 बोन्स होते हैं, बिल्कुल सही। जो हमारा रिब केज है उसमें 12 थोरैसिक वर्टिब्रा लग जाता है, 12, 13 स्टर्नम, 13वां स्टर्नम, और रिब्स आपके कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं ना आपके, तो 24 रिब्स हो गए। करना ऐड, करना ऐड, प्लीज करना ऐड। 12 + 24 36, और एक स्टर्नम 37, 37 टोटल बोन्स होते हैं रिब केज में। स्केलेटल मसल है, डायफ्राम, सही सही पकड़े हो सुमित, ठीक है। करो इसको, फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये बाद में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, पहले हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाली बात, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पढ़ के रखो, ठीक है। नहीं नहीं, साइन सही तो बनाया मैंने, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमेशा ही ज्यादा होगा, यही तो ज्यादा का साइन है, देन इंट्रा प्लूरल प्रेशर, सही बनाया देती मैंने। हाँ जी, चले आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलिए। आवाज आ रही है? आपको दिख रही हूं मैं? इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से कम रहेगा श्वेता। एनसीईआरटी पढ़ ली, समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं, जो ध्यान से देखो बेटे, ये आपको मिलेगा अपने 3rd पेज पे, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, 5 स्टेप दिए हुए हैं, देखो। वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है, वेस्कुलर होता है ब्लड वेसल, वेस्कुलराइज मतलब जहां पे भी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होंगी, वो वेस्कुलराइज्ड पार्ट है आपकी बॉडी का, जहां पे भी ब्लड वेसल्स हैं वेस्कुलराइजेशन है वहां पे, ठीक है। 5 स्टेप्स है, जिसमें से पहला स्टेप आप जान गए हो क्या है? ब्रीदिंग। मैं सीधा एल्वेलाई बना रही हूं, यहाँ पे सीधा एल्वेलाई बना रही हूं। स्टेप 1 इज ब्रीदिंग, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्सीजन का यहां पे आना, ठीक है, और CO2 का यहां से बाहर जाना। स्टेप 2 इज लंग के अंदर, ये लंग है, लंग के अंदर ब्लड वेसल्स के साथ गैसियस एक्सचेंज होना, ये आपका लंग है, ठीक है। लंग के अंदर ब्लड वेसल से गैसियस एक्सचेंज होना, ऐसे। यहां से ये O2 यहां आ जाएगी ब्लड के अंदर, और यहां से जो CO2 है ये इधर चली जाएगी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट लंग सरफेस, इसको ऐसे बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलाई, ऐसे भी लिखा होता है आपकी बुक में, एट लंग सरफेस ये भी लिखा हुआ है, तो आपने डरना नहीं, सेम ही बात है, ठीक है। ये प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दिस इज द प्राइमरी साइट ऑफ, टिश्यू में भी होता है लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसको प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां से जो ब्लड बनता है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, ऐसे, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आता है, ठीक है। आप ये वाला डायग्राम भी रेफर कर सकते हैं इसको, जो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिया हुआ है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट में आता है, ये आपका हार्ट है 4 चेम्बर्ड, ये आपका इधर आता है, कौन सा हो गया ये, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी में, ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी में, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहां पे टिश्यू होते हैं जो मर रहे होते हैं, टिश्यू या सेल है जो मर रहे हैं, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, बॉडी टिश्यू है। ये जो O2 यहां से आई थी, यहां से जो ये O2 आई थी, ये O2 ऐसे आके यहां से आके यहां पहुंच जाती है,
और ये O2 सेल में चली जाती है और ऑफ कोर्स यूज हो जाती है ग्लूकोज को बर्न करने में, ATP बन जाता है, प्लस यहाँ पे CO2 बन जाता है। तो दिस इज, यहाँ पे एक और गैशियस एक्सचेंज हो रहा है और ये CO2 जो है यहाँ पे ब्लड में आ जाता है। जैसे ही CO2 ब्लड में आता है, अब हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने लगते हैं, वी कॉल इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नेटेड ब्लड। तो यहाँ पे एक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट स्टेप, सो दिस इज 2, स्टेप 2 exchange, then step 3 is transport of gases, transport of gases by blood, this is step 3. Step 4 is diffusion of O2 and CO2 between blood and tissue, this is step 4, this is step 4, exchange of gases between blood and tissue, ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। एंड स्टेप 5 इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे यूटिलाइजेशन होना ये स्टेप 5 है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, दिस इज स्टेप 5, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का यूज होना ATP बनाने के लिए, ये स्टेप 5 है। समझ में आ गए? इसको स्टेप 2 को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और स्टेप 4 को इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, बट वो टर्म नहीं दिया हुआ इसलिए मैं बता नहीं रही। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले यहां पे आता है, फिर यहां से यहां जाता है, फिर यहां से दोबारा से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को छोड़ दो, NCERT में नहीं है, सियानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नई समृद्धि इकोसिस्टम का डाउट यहां नहीं पूछ सकते बेटा, पहले ये समझो। ध्यान से हमारा सारा इकोसिस्टम में है, तुम क्या ये पढ़ोगी? स्टेप समझ में आ गया? स्टेप 1 इज ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेटली ऑक्सीजन CO2 यहाँ चला गया, CO2 यहाँ, CO2 यहाँ से बाहर, तो ये दोनों ही स्टेप ब्रीदिंग में है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। स्टेप 2 इज गैशियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, स्टेप 3 इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, स्टेप 4 इज गैशियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, स्टेप 5 इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा जो स्टमक, जो एक लाइन है ना, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन विद हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स, उसको एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं। एब्डोमिनल मसल से आप डायफ्राम को और ज्यादा मूवमेंट करा सकते हो, तो आप अपनी स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो, बट वो नॉर्मली में यूज नहीं होता, वो फोर्स्ड एक्सपिरेशन वगैरह में यूज होता है। जैसे आपने जबरदस्ती सांस निकालना है, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन है, तब आप एब्डोमिनल मसल देखो टाइट हो जाती है, वो कह रहा है। पल्मोनरी वेंटिलेशन ब्रीदिंग को ही कहते हैं बेटा, इसी को पल्मोनरी मतलब लंग्स, वेंटिलेशन मतलब एयर का अंदर आना। इंटरकोस्टल मसल्स 2 प्रकार की होती है सेजल, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरकोस्टल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल जो कि आपको पढ़नी है क्योंकि ये इंस्पिरेशन में यूज होती हैं, इंस्पिरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और एक जो आपको नहीं पढ़नी वो इंटरनल, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। पल्मोनरी वॉल्यूम को आप डायरेक्टली ऑल्टर नहीं करते, नयन सही लाइन है एनसीईआरटी की, आप लंग की वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं करते हो, आप पहले थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को चेंज करते हो, उसकी वजह से लंग का वॉल्यूम चेंज होता है। यू कैन नॉट एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट योर लंग्स डायरेक्टली, but you expand or contract the thoracic chamber, due to which the lungs volume will change. Understood? अब हमें कुछ वॉल्यूम्स याद रखनी है। देखो, अगर ऑक्सीजन यहां से यहां जा रही है तो वो क्यों जा रही है? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है, यहां कम है। अगर CO2 यहां से यहां जा रही है तो वो क्यों जा रही है? क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ कम है। तो हमें पार्शियल प्रेशर याद रखने हैं, हमेशा ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम प्रेशर पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है गैस मूव करेगी। इसके कुछ याद है, हाउ टू लर्न पार्शियल प्रेशर्स। क्योंकि बहुत जगह पार्शियल प्रेशर लर्न करने हैं। कहाँ कहाँ लर्न करने हैं बेटा? आपको लर्न करने हैं ऑक्सीजन और CO2 दोनों के पार्शियल प्रेशर, पहली बात तो
दोनों के लर्न करने हैं। आपको याद करना है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में तो चलो ना भी याद करो कोई बात नहीं, आपको याद करना है एल्वियोलाई में, आपको याद करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपको याद करना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आपको याद करना है टिश्यू में। तो टोटल में देख लो आपको कितने पार्शियल प्रेशर याद करने हैं। पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आप सारे याद कर सकते हो इससे। मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी, आपको याद करनी है उससे। एटमॉस्फेरिक एयर को के ऊपर ये ट्रिक्स लागू नहीं होती, एटमॉस्फेरिक एयर को छोड़ दो, इस पे ट्रिक लागू होगी। ट्रिक नंबर 1, जब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कम है तो वो 40 mmHg होगा। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, जब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कम है, देखो हर टाइम पे हर जगह पे O2 और CO2 में से एक का कम और एक का ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर। जिसका कम है वो हमेशा 40 mmHg होगा। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तुम्हें क्या लगता है, CO2 ज्यादा है कि O2 ज्यादा है? जल्दी बोलो। डीऑक्सीजनेटेड, नाम में ही पता है, डी मतलब नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन नहीं है उसके पास, तो ऑक्सीजन कम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में या CO2 कम है, या ये बता दो कि ज्यादा कौन सी है। गैस का नाम ही मत लिखो, सिर्फ ये भी बताओ कि वो ज्यादा है या वो कम है गैस। CO2 ज्यादा है तो CO2 ज्यादा है तो CO2 को एक मिनट छोड़ दो, O2 कम है तो O2 40 हो जाएगी, 40 mmHg। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करो। अरे CO2 ज्यादा है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड, डी मतलब नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सारा ऑक्सीजन चूस चुके हो तुम। ये नहीं पता चल पा रहा अभी तक इनको कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है कि CO2 ज्यादा है। नलैक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सी ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है या CO2 ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो CO2 कम होगी, तो जो कम है उसको कर दो 40। अब एल्वियोलाई की बात करो, एल्वियोलाई की बात करो जब ताजी ताजी सांस आई है एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई की हम बात करते हैं जब एल्वियोलाई से गैसियस एक्सचेंज होना है कि भाई O2 जो है ब्लड में जा रहा है, CO2 जो है बाहर जा रहा है। तो एल्वियोलाई के अंदर O2 ज्यादा है कि CO2 ज्यादा है? एल्वियोलाई से जस्ट अभी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आई है, एल्वियोलाई में O2 ज्यादा है कि CO2 ज्यादा है? भाई साफ सुथरी एयर आई है, ऑक्सीजन ने अभी ब्लड में जाना है, ऑफ कोर्स वहां पे ऑक्सीजन ही ज्यादा होगी, CO2 तो बहुत कम होती है एटमॉस्फेयर में। थोड़ा सा लंग्स के अंदर फालतू CO2 पड़ी भी होती है तो इसलिए थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन वैसे तो CO2 बहुत ही कम है। CO2 कम है 40। अब आ जाओ टिश्यू पे, ये भूखा टिश्यू है, टिश्यू को गैसियस एक्सचेंज करना है ब्लड से, मतलब टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं है, तभी तो वो गैस ब्लड से जो है वो ऑक्सीजन खींचना चाह रहा है। ये डीऑक्सीजन, जब हम टिश्यू बोलते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, जिसमें अभी ऑक्सीजन नहीं है, वही तो खींचेगा ना ब्लड से ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो 40। ये वाली वैल्यू समझ में आई? जहां पे जो गैस कम है वो 40 पे अटका दो। देन अब तुम्हें पता चल गया कि CO2 कहाँ भी ज्यादा है, लेकिन CO2 इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। CO2 इज कैन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इट कैन बी टॉक्सिक टू यू। तो CO2 जहां पे भी ज्यादा भी है, मैक्सिमम वो 45 mmHg पहुंचती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाती। ट्रिक नंबर 2 इज, ये ट्रिक 1 है, CO2 कैन रीच मैक्स 45 mmHg, क्योंकि ये टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा कर नहीं सकती बॉडी। तो जहां पे भी CO2 ज्यादा है, देखो CO2 ज्यादा कहां पे है, टिश्यू में ज्यादा है तो 45, CO2 ज्यादा कहां पे है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड में तो CO2 ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी CO2 ज्यादा नहीं है, तो ये 45 आ गया, क्योंकि CO2 को तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते 45 से ज्यादा रखना। तो जहां पे ये ज्यादा भी है वहां भी 45 से ज्यादा नहीं हो सकता। रह गई ये ऑक्सीजन जहां ज्यादा है, बेटा ऑक्सीजन जहां ज्यादा है ना, तो ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि तुम रोक नहीं पाओगे इसको, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बेटा भर भर के ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये
एल्व्यूलाई के अंदर 104 बन के बैठी है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95, मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है इसका। 104, 105, फिर 10 कम हो गई ऑक्सीजनेटेड इसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 95 हो गई, ठीक है। ये दोनों बहुत हाई नंबर हैं। बस अब आपको देखो एटमॉस्फेरिक एयर पे क्वेश्चन आया नहीं है, 159 और 03 में लिख देती हूँ, क्वेश्चन नहीं आया, तो ये लर्न करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, ये लर्न करो इधर वाला, वो मेन है। इससे डायरेक्ट PYQs आ जा रहा है, कितना पार्शियल प्रेशर है कहाँ पे, ये याद रखो। जहां से जहां गैस जाएगी, मान लो ये मेरी सीमा है और मैं गैस हूं और मैं इसे क्रॉस करके इधर जा रही हूं, तो मतलब मैं अपने हायर प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ही जा रही हूं हमेशा। ट्रिक दो ही है, जब भी कोई गैस कम है वो 40 पे अटक जाएगी, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग गैसेस कम है। CO2 जब ज़्यादा भी है तो 45 को नहीं लांग पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। O2 जब ज़्यादा है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, एक बार 105 बन के बैठी हुई, एक बार 95 बन के बैठी हुई, 104 और 95 बन के बैठी हुई है। देन आपको एक और चीज़ पढ़नी है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं हम एल्वेलाई और कैपिलरी की बीच की जो मेम्ब्रेन है, इसको हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है। अब देखो इतना इजीली यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि जो 3 लेयर्स हैं वो बहुत ही टोटल मिला के बहुत पतला है। ये लेस देन 1 mm है, ये लेस देन 1 mm है। तो 3 लेयर्स कौन सी हैं? पहली लेयर है एल्व्यूलाई के स्क्वामस सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एपिथीलियम ऑफ एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई एपिथीलियम के स्क्वामस सेल्स है। दूसरी लेयर है इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी लेयर है जो ब्लड कैपिलरी है उसके स्क्वामस सेल्स, इनका एक स्पेशल नाम होता है, इसके स्क्वामस सेल्स को हम एपिथीलियम नहीं बोलते, इसको एंडोथीलियम बोलते हैं। जब भी आपके स्क्वामस सेल्स किसी कैपिलरी को या ब्लड वेसल को अंदर से लाइन करेंगे तो उन्हें एंडोथीलियम कहते हैं। इवन हार्ट को भी जब भी अंदर से लाइन करते हैं, स्क्वामस सेल्स हार्ट को भी अंदर से लाइन करते हैं, तो उसको एंडोथीलियम कहते हैं, एंडोथीलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। ये 3 लेयर्स हैं, स्क्वामस, बेसमेंट, स्क्वामस। इसकी स्क्वामस को नॉर्मल एपिथीलियम बोल दिया, इसकी स्क्वामस को एंडोथीलियम बोल दिया, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसकी टोटल थिकनेस 1 mm से भी कम है। इसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। आर वी डन? कैन वी कम टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या है? आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस पता चल गया कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्सचेंज होता है। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि भाई ऑक्सीजन जब यहाँ पे आ गई है तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, किस टेक्निक से ट्रांसपोर्ट होगी? या CO2 मान लो टिश्यूज से निकल के ब्लड में आ गई है टिश्यूज के अंदर, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? थिकनेस याद करनी है। 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बोलते बेटा, इसको एक ही सिंगल ही बोलते हैं, एक ही लेयर बोलते हैं, मतलब इसको एक ही लेयर माना जाता है। अगर आप 3 लेयर्स टोटल मान रहे हो तो 2 सेलुलर लेयर्स और एक नॉन सेलुलर लेयर माना जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है 3 लेयर्स है, नहीं तो 4 लेयर्स लिखते हैं ना अगर बेसमेंट को 2 मानते तो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आ जाएंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स याद करनी है सियानी, अभी करेंगे, पहले बाकी चैप्टर खत्म कर लो, फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज पे आएंगे। कि क्या मोदी जी भी इस बार नीट दे रहे हैं, ऐसा कुछ लिख के मैं डाल दूंगी, फिर मैं लास्ट में कह दूंगी नहीं मोदी जी नीट नहीं दे रहे हैं, वो इलेक्शंस में बिजी हैं, बट यू कैन बाय माय कोर्स। तुम देखना ऐसी ऐसी गप मारूंगी मैं, तुम नहीं वो देखो, पहले ऑटो ट्रांसपोर्ट कर दो। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे रहता है? ये आपकी एल्वेलाई है, ये आपका ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में 2 चीजें हैं, आपका आरबीसी और आपका प्लाज्मा। ये प्लाज्मा, थोड़ी ब्लड वेसल बड़ी बननी चाहिए थी। तुम देखो मैंने गेट रेडी ना कर दिया ना नीट का। अभी सही है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आरबीसी में पड़े हुए एक पिगमेंट से बाइंड करती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, बाइंड्स टू ऑक्सीजन रिवर्सिबली। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, इसमें 4 हीम रहता है जिनके बीच में सेंटर में आयरन पड़ा रहता है, और 4 इसमें ग्लोबिन चेन रहता है ऐसे, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन रहता है।
ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इससे जाके ऐसे बाइंड कर जाती है, तो एक बार में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं इससे, ऐसे कैन बाइंड टू मैक्सिमम 4 O2 मॉलिक्यूल्स एट वन टाइम। 1 हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, ये 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब क्या है, ऐसे तो भैया बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं हीमोग्लोबिन, बट हम एक ही हीमोग्लोबिन पार्टिकल की बात करते हैं, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन विल कम एंड इट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन लाइक दिस, ऑफ कोर्स 4 O2 कम एंड बाइंड ऐसे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाउ दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे जो है 97% ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगी, 97% ऑक्सीजन, एंड 3% ऑक्सीजन विल गो इनटू प्लाज्मा, विल मूव डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड जैसी है या वाइफ जैसी है, मान लो, ये आती चिपक जाती है कि नहीं प्लीज मेरे पास रहो तुम, ठीक है। और यहां पे बहुत अप्रोप्रिएट कंडीशंस भी है इनके चिपकने के, कंडीशंस फेवरेबल एल्वेलाई में या लंग सरफेस पे, फेवरेबल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई या इन लंग्स। क्यों? 3 कंडीशंस होती हैं फेवरेबल। एक तो हाई PO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई है क्योंकि अभी अभी यहां से बहुत सारी ऑक्सीजन आ रही है, हाई PO2 होता है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन CO2 कम हो जाती है। अब CO2 इज लाइक हीमोग्लोबिन की जैसे माँ होती है ना, या कुछ भी ऐसा करके, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड से चिपके, लेकिन CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम हो रही है। क्यों? बिकॉज CO2 इज रैपिडली मूविंग आउट, तो यहाँ पे लो PCO2 होता है, प्लस यहाँ पे लो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा लो H पॉजिटिव क्यों होती है? CO2 से ना, CO2 पानी में मिलके एसिड बनाता है H2CO3, वहां से H आयन निकलता है, तो बेसिकली H पॉजिटिव इज प्रोड्यूस्ड बाय CO2 ओनली, ठीक है। CO2 जो है एसिड बनाती है पानी में घुल के, तो ये एसिड ही है ना, लो H पॉजिटिव मतलब एसिड ना, है ना, हाइड्रोजन आयन से एसिड होता है। मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे बनता होता है। तो लो H पॉजिटिव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लो PCO2, और लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए नहीं भैया, ज्यादा टेम्परेचर में कौन प्यार करना चाहता है? कम टेम्परेचर में प्यार करो, तो लो टेम्परेचर रहता है यहाँ पे लंग सरफेस पे या एल्वेलाई में। ये 4 कंडीशंस है विच इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लिख लो इसको। पीएच में मत गलती खा देना भैया, अगर लो H है तो हाई पीएच है, जितना लो H होगा उतना हाई पीएच रहेगा। हाँ, O2 को लो कर दो, बाकी हाई कर दो, बाकी सब चीजों को लो कर दो। अब पता क्या है, ये पहुंच गया टिश्यू में, ये गाड़ी पहुंच गई टिश्यू में, ये हीमोग्लोबिन विद O2, ठीक है, 4 O2 पहुंच गया, यहाँ पे थोड़ी O2 यहाँ पे भी है, पहुंच गया, ये टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है शोर मचा पड़ा है, यहाँ पे O2 है नहीं, कह रहा है ये O2 मुझे दे दो कालिया, ये इसकी O2 मांग रहा है, कह रहा मैं नहीं दूंगा, कह रहा मुझे अपनी इतनी गर्लफ्रेंड प्यारी है, कैसी घटिया बातें करते हो तुम, कह रहा O2 नहीं दूंगा, कह रहा O2 नहीं दोगे, कह रहा नहीं दूंगा, कह रहा नहीं दोगे, कह रहा नहीं दूंगा, कह रहा रुको तुम्हारी माँ को भेजता हूँ। यहाँ से CO2 जाएगी, कुछ CO2 प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी, 7% CO2 डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा, लेकिन बाकी अंदर जाएगी, ठीक है। अंदर जाते ही CO2 की प्रेजेंस बढ़ेगी, CO2 की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होके O2 यहां जाना शुरू हो जाएगा। कंडीशंस फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां मिलती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फाउंड इन टिश्यूज। पहली बात तो क्या कंडीशन है? पहली बात तो PO2 ही कम हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि O2 जो है यहाँ से खींचना शुरू हो गया, ये O2 भी यहाँ जाना शुरू हो चुकी है, PO2 कम हो रहा है।
लो PO2, हाई PCO2, सब उल्टा कर दो यहाँ पे। PCO2 ज्यादा हो रहा है तो बेटा हाई H पॉजिटिव हो जा रहा है, और टिश्यू में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी हाई रहता है यहाँ पे, वही फैक्टर्स उल्टे हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से CO2 जो है वो H पॉजिटिव कैसे बनाएगा वो मैं अगले डायग्राम में तुम लोगों को दिखाती हूँ। चलो तुम्हें ऑक्सीजन का तो समझ में आ गया ना कि लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के चांसेस हैं क्योंकि वहां पे सारे फैक्टर्स उसके फेवरेबल हैं। यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स उसके नॉन फेवरेबल हैं, फेवरेबल नहीं है। O2 का ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, एक बार CO2 का ट्रांसपोर्ट कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड करने पे, सबसे ज्यादा कोई चीज जो इफेक्ट डालता है वो खुद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही है। यही मैंने कल इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था स्टोरी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमिन्स द जॉइनिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली। पढ़ लो इसे, आने रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ लो, अगर पहले पढ़े हुए पढ़ लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखते हैं इधर टिश्यू में। यहां टिश्यू की बात हो रही है, टिश्यू से CO2 आया है इधर, ये RBC है, RBC है। कुछ तो CO2 तुम्हारा ऐसे चला गया 7%, CO2 डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा में, डिसॉल्व हो गया, बाकी CO2 अंदर गया। उसमें से कुछ CO2 अपने बेटे के पास जाके चिपक जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी नहीं करना है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तब होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड चिपकती है, ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है जब CO2 चिपक रहा है। ठीक है, ये बन गया। इस स्टेट में कितना जाता है 20 से 25%, 7% इधर डिसॉल्व हो गया। ठीक है, 20 से 25% यहाँ पे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, अब ये अपने बेटे से ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो बेटा वो लड़की भी पीछे नहीं है, वो कह रही है मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से अलग किया। मेजर फैक्टर जो है अपनी हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग में भी मेजर फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इसकी CO2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग में भी मेजर फैक्टर PO2 ही है। यहाँ पे PO2 कम हो चुका है इसलिए ये बाइंड कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इधर चला गया ना, निकल के यहां से ऑक्सीजन इधर चला गया, इसीलिए बाइंड कर पा रही है, नहीं तो बाइंड नहीं कर पाती। ठीक है, आप NCERT में देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में पढ़ो, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से भी रिलेटेड है, जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा उतना ज्यादा बाइंडिंग रहेगा। लेकिन उसके नीचे लाइन पढ़ो, PO2 इज द मेजर फैक्टर विच वुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, PO2 इज द मेजर फैक्टर विच विल अफेक्ट दिस बाइंडिंग। मिल गया? इसको NCERT से पढ़ लेंगे अंशिका, कोई बात नहीं। मिल गया? इन दोनों की बाइंडिंग में भी मेजर फैक्टर PO2 है, जितना कम PO2 होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग होगी, जितना ज्यादा PCO2 होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग होगी। लेकिन मेजर फैक्टर PO2 है। खुद की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग में भी PO2 मेजर फैक्टर है, और CO2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग में PO2 मेजर फैक्टर है। इक्वेशन समझा रही हूँ बेटे, वही तो समझाने आई हूं मैं, और क्या करना है। अब देखो बाकी कहां गया, 20 से 25% इधर आ गया, बाकी CO2 कहां गया, 7% इधर आ गया। बाकी CO2 बेटा पानी में मिलके H2CO3 बना दे रहा है, कार्बोनिक एसिड बना दे रहा है, with help of an enzyme called carbonic anhydrase, which is further breaking down into bicarbonate ion plus H positive। मैंने कहा था ना H positive जो है CO2 की वजह से ही बनता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स रहता है, पहले कार्बोनिक एसिड बनता है और ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस से, ये दूसरा स्टेप भी, बाइकार्बोनेट आयन एंड H पॉजिटिव। नाउ रेस्ट जो मेजर पार्ट है, 70% पार्ट है, 70% है ना, 70% विल ट्रेवल एज बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन बनता है इसमें है, बट देन इट गोज आउट इनटू प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में आराम से घूमता हुआ 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मूव करता है ब्लड में से, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। 7% डिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व मतलब गैस का गैस ही है, कोई केमिकल नहीं बना।
CO2 का CO2 ही पड़ा हुआ है 7%, 20 से 25% का कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन गया है और बाकी 70% का पानी में डिसॉल्व होकर बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव बन गया है। बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में चला गया और यहाँ पे प्लाज्मा में फ्लोट करता हुआ जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में एल्वियोलाई की तरफ। ये तो टिश्यू में है। अब एल्वियोलाई में देख लेते हैं क्या होगा। एल्वियोलाई में देख लेते हैं क्या हुआ। तुम्हारी माँ आ जाएगी, माँ तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ जाएगी। एल्वियोलाई में क्या होगा, ये एल्वियोलाई है, यहां से ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी। तो ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी तो कहेगी तुम हटो, पहले तुम टूटो, क्योंकि PO2 विल अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। तो O2 ज्यादा हो जाएगी, CO2 को छोड़ के भागना पड़ेगा, CO2 को छोड़ के भागना पड़ेगा। प्लस ये वाली पूरी इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। क्यों रिवर्स हो जाएगी, देखो दिस इक्वेशन CO2 प्लस वाटर will give H2CO3 will give HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये वापस, क्योंकि CO2 भागने लग जाएगी यहां से, तो ये पूरी इक्वेशन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। बाइकार्बोनेट आयन फिर से H2CO3 बनाएगा, फिर ये टूट के फिर से ये बना लेगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। इधर यहां पे इस साइड चलती है इक्वेशन, टिश्यूज में इस साइड चलती है इक्वेशन, टिश्यू के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर उल्टी चलती है इक्वेशन। देखो बेटा, बड़ा ना स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा इसमें। समृद्धि, सिर्फ प्लाज्मा लिखा है तो क्या लिखा है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा लिखा है। प्लाज्मा लिखा है तो 7% करोगे, अगर बाइकार्बोनेट आयन लिखा है फिर 70% करोगे। तुम्हें अगर 70% का आंसर चाहता है ना एग्जामिनर, तो वो स्पेसिफिकली बाइकार्बोनेट आयन टर्म यूज करेगा। अगर वो 20 से 25% आंसर चाहता है तो वो तुम्हारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टर्म यूज करेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में, मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, रुक जाओ पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, फिर बताती हूँ बोहर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट। एनसीईआरटी खोलो पहले, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आ जाओ। इंस्टा डिलीट किया है, बिल्कुल सही किया है कोयल, इंस्टा डिलीट ही रखना है पेपर तक। क्वेश्चन भी तुम लोगों को दिखा देती हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, रिमेनिंग 3% कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा। O2 का क्लियर है। नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, ठीक है। 20 से 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी मतलब इन फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 70% इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो मतलब आरबीसी के अंदर नहीं है वो, तभी वो कह रहा है आरबीसी ने इतना कर दिया, 70% बाइकार्बोनेट वो प्लाज्मा में होता है। वो आपको लैंग्वेज से पता चल जाएगा क्वेश्चन की वो क्या चाह रहा है। अबाउट 7% इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है, 70% एज बाइकार्बोनेट है प्लाज्मा में, और 20 से 25% कार्बा हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ठीक है भैया, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड, ठीक है, आरबीसी में है, ठीक है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मतलब जुड़ भी सकती है और टूट भी सकती है, सही है। ईच हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, सही है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये कल का क्वेश्चन बनाया था मैंने, कल का क्वेश्चन बनाया था ये। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, भाई उसको अपनी सांस की परवाह नहीं है इतनी, PCO2 की इतनी परवाह नहीं है, H पॉजिटिव की इतनी परवाह नहीं है, टेम्परेचर की नहीं है, सबसे ज्यादा खुद की बाइंडिंग खुद के पार्शियल प्रेशर से ही अफेक्ट हो रही है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं बाइंडिंग को। एल्वियोलाई में तीनों फैक्टर्स कम होते हैं, लो PO2, लो टेम्परेचर, लो H पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए वहां पे बाइंडिंग बहुत प्यार से हो जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की। टिश्यू में ये तीनों फैक्टर्स बहुत हाई होते हैं, हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, हाई H पॉजिटिव, जिससे कि ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ता है हीमोग्लोबिन को, और यही तो हम चाहते हैं कि तुम टिश्यू में छोड़ दो ताकि वो सेल में जा सके ऑक्सीजन। क्लियर? A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against PCO2। भाई ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है। जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, या आप यहां से पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो, पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो, और यहाँ पे कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, आपका ब्लड का हीमोग्लोबिन 50% हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, या 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, या 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, ये इस ग्राफ से पता चलेगा। इस ग्राफ को आप बोलते हो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ध्यान से
एसोसिएशन कर्व नहीं बोलते, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। और इसका शेप स्ट्रेट लाइन नहीं है कि भैया O2 बढ़ाते जाओ तो सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, अपना दिमाग नहीं चलाना ज्यादा कि O2 बढ़ेगा सैचुरेशन बढ़ जाएगा, सीधा लाइन मार दो, नहीं होगा। इट इज अ सिग्मोइड कर्व, इट्स अ सिग्मोइड कर्व, एस शेप, कि पहले कम होगा फिर बढ़ेगा फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को इधर उधर शिफ्ट कर सकती है CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। जैसे कि अगर मैं टिश्यू में जाऊं तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इन टिश्यूज, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन पे कम सैचुरेशन हुई है, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे कम सैचुरेशन हुई है। अगर मैं लंग्स में बात करूं तो सेम कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा सैचुरेशन हुई है। क्यों? क्योंकि टिश्यूज में क्या है, हाई PCO2 है, हाई H पॉजिटिव है, हाई टेम्परेचर है। लंग्स में लो PCO2 है, लो टेम्परेचर है, लो H पॉजिटिव है। तो हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि इन टिश्यू दिस ग्राफ शिफ्ट्स टू राइट, शिफ्ट टू राइट, और लंग में इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट। समझ में आ रहा है? यही ग्राफ टिश्यूज में थोड़ा इधर हो जाएगा, मतलब उतनी ही परसेंट PO2 पे कम सैचुरेशन रहेगा, क्योंकि बाकी ये आगे ना टांगड़ाना है रिश्तेदार। क्लोराइड शिफ्ट बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। सैचुरेशन का मतलब है कितना ऑक्सीजन पकड़ पा रहा है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन पकड़ने के काबिल है, 1 पकड़ पा रहा है, 2 पकड़ पा रहा है, 3 है कि 4 पकड़ा हुआ है, ये होता है सैचुरेशन। बेटा ना तो हेल्डेन इफेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना बोहर इफेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना क्लोराइड शिफ्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें फैक्टर्स याद करने की जरूरत है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इट इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H positive on binding of oxygen with hemoglobin. In alveoli where there is high PO2, low PCO2, low H positive, low temperature, factors are all favorable for formation of oxyhemoglobin. But in tissues जहाँ पे low PO2, high PCO2, high temperature, high H positive, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin on lung surface and gets dissociated in tissues. ये लाइन P/Q है। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है और कितना डिलीवर करता है। कैरी चाहे ना याद करो, डिलीवर याद कर लो। सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को। एवरी 100 ml ब्लड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि विल डिलीवर ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, और हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल डिलीवर ओनली 4 ml of CO2 to alveoli. CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. इतना परसेंट। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, रिलेटेड है, लेकिन मेजर फैक्टर क्या है? PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। वो उसे कहती है, बुढ़िया तू कैसे अपने बेटे के पास बैठी हुई है, तूने मुझे नहीं बैठने दिया, निकलो अभी के अभी यहां से। विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो। ऐसा कहां पे होता है? जब PCO2 हाई होता है, PO2 लो कहाँ होता है? टिश्यूज में होता है, क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन जा रही होती है टिश्यूज में, और ब्लड में CO2 भर रहा होता है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर एज जब PCO2 लो है, ऐसा लंग्स में होता है क्योंकि वो तो निकल गया, एंड PO2 इज हाई क्योंकि वो आ रहा है। एल्वेलाई में होता है ऐसा। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनोहेमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। CO2 which is bind to hemoglobin from the tissues is delivered at alveoli. RBC contain very high concentration of an enzyme called carbonic anhydrase and minute quantities इसकी प्लाज्मा में भी मिलती है। This enzyme facilitates the following reaction in both directions. इस साइड ये रिएक्शन जाएगा टिश्यू में और ये रिएक्शन इस साइड जाएगा एल्वेलाई में। At tissues where partial pressure of CO2 is high due to catabolism. Catabolism मतलब खाना टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। CO2 diffuses into blood and forms bicarbonate ion and H positive. At alveoli site where PCO2 is low, reaction proceeds in the opposite direction leading to formation of CO2 and H2O. The CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level is transported to alveoli and released out as CO2. Every 100 ml deoxygenated blood 4 ml of CO2 डिलीवर करेगा alveoli में।
किस किस को ये बात समझ में आई है? चैप्टर खत्म करने का समय आ गया है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किस फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसकी बाइंडिंग पे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर डाउट है तो हम क्वेश्चन नहीं सही सॉल्व कर पाएंगे। 3 टॉपिक्स हैं हमारे, डिसऑर्डर्स, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बाइकार्बोनेट कुछ नहीं करेगा बेटा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट होने का तरीका है CO2 का बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट आयन बना लेगी, बस फिर बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैवल हो जाएगी टिश्यू टू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में वो बाइकार्बोनेट आयन से वापस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर एल्वियोलाई में निकल जाएगी। 2 साल पहले डिटेल्स में समझ तो लिया बिन्नी? हाँ अंशिका खत्म करना है। अब NCERT लर्न्स एज सच लर्न करनी है लाइन्स। अब समझ में आ गया बहुत बार, ठीक है। सिर्फ समझ में आना काफ़ी नहीं है, एज सच लाइन हमें लर्न होनी चाहिए, क्या फैक्टर किसका इफेक्ट क्या, बिल्कुल क्लैरिटी। नहीं बेटा कोई ब्रेक नहीं होएगा, क्योंकि अगर ब्रेक हो गया फिर रिदम टूट जाएगी। कुछ नहीं है, 3 टॉपिक्स हैं, करके ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं करना हमें। हाइपोक्सिया में बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज, इसका क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए हमें? NCERT में दिया हुआ ये लाइन, मुझे तो नहीं मिली सियानी। बाइकार्बोनेट आयन बफर, हाँ बाइकार्बोनेट आयन ब्लड बफर की तरह काम करता है। आज ही खत्म करना है, अगले 20 मिनट में चैप्टर खत्म करना है, 20-25 मिनट में। हम वी कैन नॉट अफोर्ड नाउ, वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। इजी है रेगुलेशन, कुछ नहीं है रेगुलेशन में। पेस चाहिए बस मुझे रेगुलेशन कराने के लिए। देखो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जो है ब्रेन से आता है, ब्रेन से भी ब्रेन स्टेम से आता है। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं। मिड ब्रेन का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, पॉन्स का रोल है, ये पॉन्स है, और मेडुला का रोल है, ये मेडुला है। मेडुला में एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, जो कि एक्चुअली में डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को वो करता है। यहाँ से रेस्पिरेटरी राइम सेंटर इसको कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है कहाँ पे। RRC भी बोलते हैं इसको, RRB नहीं RRC। ये बेसिकली डायफ्राम वगैरह को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है, तो यहाँ से ये रेगुलेट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी इंस्पिरेशन होगी, तो ये मेजर चीज़ है। लेकिन इसकी फंक्शनिंग को एक और सेंटर अफेक्ट कर सकता है जो कि पॉन्स में होता है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर की। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को अफेक्ट करता है। जैसे मान लो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी में, कभी कभी दिक्कत हो गई कुछ, तो ये क्या करेगा, लेंथ ऑफ इंस्पिरेशन को छोटा कर देगा, रिड्यूस लेंथ ऑफ इंस्पिरेशन, ताकि जल्दी जल्दी सांस आए। ऐसे ऐसे हाइपर वेंटिलेट करते हैं ना कभी कभी जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बॉडी में, तो ये उसको सिग्नल देता है कि यार थोड़ा इंस्पिरेशन को छोटा कर दे और थोड़ा फास्ट हो जाएगी ब्रीदिंग। तो ये उसी हिसाब से फिर आगे काम करता है। एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं न्यूरल कंट्रोल, जो मैंने अभी कराया। सो दिस न्यूमोटैक्सिक एंड रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, दिस इज कॉल्ड न्यूरल कंट्रोल। एक होता है केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। केमिकल कंट्रोल सिंपल है, आपकी बॉडी पे कुछ कुछ जगह होती हैं, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जो कि बढ़ी हुई PCO2 को नजरअंदाज नहीं कर पाती और ना ही बढ़ी हुई H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को, और एकदम से बॉडी में सिग्नल देती है कि भैया CO2 बढ़ रहा है, H पॉजिटिव बढ़ रहा है, तेजी करो, सांस तेज करो। ये बेसिकली कहाँ पे होती है, एक तो आपके आई थिंक ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के साथ में ही पड़ी होती है, कीमोसेंसिटिव एरिया। हाँ यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया है। ये कभी भी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से सेंसिटिव नहीं है, नॉट अफेक्टेड बाय PO2 से ये अफेक्ट नहीं है, चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए। ये अफेक्ट होती है बढ़ते हुए PCO2 से, दिस इज अफेक्टेड बाय PCO2 एंड PH पॉजिटिव ज्यादा हो गया, एकदम से इसको बताती है कि भैया हमें सांस तेजी से लेने की जरूरत है क्योंकि PCO2 बढ़ गया। ये केमिकल्स को डिटेक्ट करती है ब्लड में PCO2 ज्यादा हो गया, ब्लड में H पॉजिटिव ज्यादा हो गया, एकदम से इसको कहती है यार ऐसा है, ये नहीं चलेगा, तो ये एकदम से रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज कर देता है। सिमिलरली हार्ट के जो एओर्टा है, एओर्टा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं,
वो भी यही चीज़ देखते हैं, एओर्टा में ब्लड बहता है उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, वो भी यही चीज़ देखते हैं, PCO2 बढ़ा तो नहीं, H पॉजिटिव बढ़ा तो नहीं, जैसे बढ़ेगा एकदम से इफेक्ट डालेंगे कि भैया रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज करो। ये केमिकल कंट्रोल है कि ब्लड में अगर केमिकल्स कुछ बढ़ जाएं तो एकदम से बॉडी की रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो जाती है। और कौन से दो केमिकल्स को ये देखता है? PCO2 एंड H पॉजिटिव ओनली। न्यूरल कंट्रोल में आपका RRC और न्यूमोटैक्सिक आ गया, केमिकल में आपका एक तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया आ गया, वो भी अल्टीमेटली RRC को ही इफेक्ट कर रहा है, एंड रिसेप्टर्स आगे एओर्टा पे। NCERT से पढ़ लेते हैं हम इसको। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। A specialized center present in the medulla is called respiratory rhyme center, which is primarily responsible for this regulation. तो मेन जो सेंटर है वो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है, सबसे जो मेन सेंटर है न्यूरल में, ठीक है ना। Another center present in pons is called pneumotaxic center, which can moderate the functions of RRC. RRC को ऐसे कह सकते हैं, यार ऐसे कर ले, यार ऐसे कर ले, उसके functions को moderate कर सकता है। न्यूरल रेगुलेशन खत्म। Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. वो उसको inspiration duration छोटा करने के लिए कह सकता है pneumotaxic। सही है। A chemosensitive area is situated adjacent to rhyme center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in this substances, अब increase क्यों है कि भैया respiration सही से नहीं हो रही, तभी तो CO2 बढ़ा, नहीं तो निकालो इसको बॉडी से। Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal rhyme center to make necessary adjustments in the respiratory process, by which these substances can be eliminated. Receptors associated with aortic arch and carotid artery, दो arteries पे होता है, aorta पे होता है और carotid artery पे होता है, उन पे receptors होते हैं, वो भी यही चीज़ देखते हैं। Can also recognize changes in CO2 and H positive concentration and send necessary signals to rhyme center for remedial actions. Remedial actions मतलब भैया ठीक करो, क्या कर रहे हो, CO2 बढ़ गया। The role of oxygen in this regulation is quite insignificant. PO2 से अफेक्ट नहीं होते केमिकल जो कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आ रहा था रेगुलेशन? इतना तो सिंपल है रेगुलेशन। कैरोटिड आर्टरी आई थिंक इस तरीके से नेक की तरफ जाती है ना, कैरोटिड ना, हाँ कैरोटिड नेक की तरफ जाती है। आ गया ना, सिंपल है, कुछ नहीं है। कैरोटिड आर्टरी एक आर्टरी है बेटा। डिसऑर्डर्स 3 है, एस्थमा, एम्फिज्मा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एस्थमा एक बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स है बॉडी का। दिस इज एन एलर्जिक रिस्पॉन्स जिसमें बिना ही बात के डस्ट से पोलन से आपका मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा बिना बात के, और क्या रिलीज कर देगा? हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या कॉज कर देगा? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। सो सांस आने में दिक्कत होएगी, वीजिंग साउंड आएगी। बिल्कुल टेस्ट होगा बिन्नी इसका। एम्फिज्मा तगड़ा PYQ है। इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से आप परेशान कर रहे हो अपने लंग्स को, तभी दिक्कत है। होता किससे है? बहुत बार आ चुका है, सिगरेट स्मोक से। आपने इतना सिगरेट स्मोकिंग कर लिया है कि वॉल ऑफ एल्वियोलाई डैमेज हो गया आपका, तो अब आपको एम्फिज्मा हो चुका है। सिगरेट नहीं पीना बच्चों, ठीक है। is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes is cigarette smoking. Occupational respiratory disorders, जब आपके ऑक्यूपेशन की वजह से आपको सांस में दिक्कत आने लगे। ये कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं? जिनमें धूल उड़ती है बहुत ज़्यादा, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, एस्बेस्टॉस की इंडस्ट्री हो गया, सैंड से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गया, जिसमें धूल उड़ेगी और वो आप इनहेल कर लोगे और वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट कर देगी, ठीक है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। आपकी बॉडी उन पार्टिकल्स को हटाने की कोशिश करेगी, हटा पाएगी नहीं, क्योंकि नए नए पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आ रहा है, तो वो ऐसे गुच्छे से बना लेगी, फालतू का टिश्यू बना लेगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू के गुच्छे बन जाते हैं। फाइब्रस टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि फाइबर्स होते हैं ना उसमें, कोलेजन और इलास्टिन के। कनेक्टिव टिश्यू कैसे गुच्छे गुच्छे से बना लेगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क्स। पल्मोनरी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स पे चलें।
एम्फिज्मा के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है, बायोटेक सेकंड चैप्टर है ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स से। आओ ये पढ़े, समझा रही हूँ, समझ लेना, डेफिनेशन भी लर्न करनी है इसकी। पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, देखो जब भी कैपेसिटीज बोलेगा तो टोटल से वर्ड शुरू करेगा, टोटल से सेंटेंस शुरू करेगा। जब वॉल्यूम बोलेगा तो एडिशनल से सेंटेंस शुरू करेगा मोस्टली। दिखा रही हूं, एक मिनट, थोड़ा सा हाथ को और जबान को आराम दे लूं, ध्यान से बता रही हूं। एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन बाद में कर लेंगे। ये तुम्हारा लंग है, एक ही लंग नहीं होता, तुम्हारा दो होता है, लेकिन हम एक ही बनाएंगे, दोनों को कंबाइंड। इसमें से कुछ एयर तुम कभी नहीं निकाल सकते, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। कैन नेवर बी पुश्ड आउट ऑफ लंग। ये कितनी रहती है, 1100 से 1200 ml। देन कुछ आपके लंग में रहती है, लेकिन आप जबरदस्ती करो तो निकाल सकते हो, जबरदस्ती करो तो निकाल दो, वैसे रहते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। वैसे तो ये नॉर्मल में रहती है, लेकिन तुम करो जबरदस्ती निकालने की कोशिश करो तो ये निकल जाएगी, ये फिर भी नहीं निकलेगी। ईआरवी ये रहती है इससे 100 कम, 1000 से 1100 ml। अब क्योंकि नॉर्मली आपके लंग में रह रही है ना, नॉर्मली तो आप जबरदस्ती सांस बाहर नहीं निकाल रहे, इसको आप बोलते हो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को जोड़ के बनती है, एफआरसी। तो ये दो को जोड़ के बनी है, आरवी प्लस ईआरवी, ठीक है। अब एक है जो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, हर ब्रेथ के साथ आप ले रहे हो, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आप जितनी लेते हो उतनी ही निकाल देते हो, ठीक है। ये ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है कुछ, आधा लीटर सांस लेते हो आप, 500 ml, जितनी लेते हो आप हर बार निकाल देते हो। फिर कभी कभी आप क्या करते हो, मान लो आपने टाइडल वॉल्यूम ली, फिर आपने एडिशनल जबरदस्ती सांस लिया। पहले आपने एक नॉर्मल सांस लिया, ये तो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम आ रही है, टाइडल वॉल्यूम जा रही है। कभी कभी टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जबरदस्ती आप सांस लेते हो ऊपर, उसको बोलते हैं आईआरवी। मान लो उसके बाद भी जबरदस्ती सांस ले रहे हो, पहले टाइडल वॉल्यूम ले लिया, निकाला है नहीं उसको, टाइडल वॉल्यूम को निकाला नहीं आपने, टाइडल वॉल्यूम ले लिया एक बार, और फिर उसके बाद जबरदस्ती का सांस ऊपर से भर लिया, इसको बोलते हैं आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये काफी ज्यादा होती है, 2500 से 3000। जबरदस्ती सांस आप काफी बड़ा ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हमेशा एडिशनल से शुरू करेंगे, एडिशनल एयर दैट यू कैन टेक, एडिशनल एयर दैट यू कैन ब्रीथ इन। ये टोटल आपका मैक्सिमम है जो लंग में भर सकता है। क्या क्या भर सकता है, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो पड़ा ही हुआ है। सांस अंदर लो एक नॉर्मल, और फिर उसके ऊपर जबरदस्ती सांस ले लो, आईआरवी ले लो। ये टोटल लंग वॉल्यूम होता है, टोटल लंग कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ये सब कुछ जोड़ दो इसमें, ठीक है। आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। मैक्सिमम एक लंग में कितनी हवा भर सकती है वो ये। इसको नोट डाउन करो, फिर बाकी की बातें पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो, इसको याद करने की कोशिश करो। इतनी बात समझ में आई है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो कभी नहीं निकाल सकते। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो निकाल सकते हो लेकिन जनरली नहीं निकालते, जबरदस्ती सांस बाहर छोड़नी है तब निकाल पाओगे इसको। पहले टाइडल वॉल्यूम छोड़ोगे फिर इसको छोड़ दोगे जबरदस्ती का, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया, सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना। आईआरवी अगर जबरदस्ती सांस अंदर लेनी है तो
आरवी कभी स्पायरोमीटर से नहीं मेजर हो सकता, क्योंकि जो चीज निकल ही नहीं सकती वो स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होगी। स्पायरोमीटर में फूकना पड़ता है करके, ये निकलेगा नहीं, इसलिए आरवी कभी स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होती। अब एक बार एनसीईआरटी पे आ जाओ। इसी चीज को अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ाऊं तो तुम्हें लैंग्वेज पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की, क्या तुमसे पूछेगा वो। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज नहीं आई तो हमें पता होने के बाद भी हम क्वेश्चन गलत करके आएंगे पेपर में, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, क्योंकि जो इंस्पायर करोगे वही एक्सपायर करोगे, सेम ही तो एयर जो अंदर जाएगी वो बाहर जा रही है, जबरदस्ती कोई नहीं है यहाँ पे। ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, फोर्स्ड रेस्पिरेशन नहीं है, इट इज अराउंड 500 ml। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 500 ml को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 5 जा 60, 6000 ml बन गया। और क्योंकि 16 पे भी जा सकता है, 500 को 616 से कर दो, इसलिए कह रहा है 6000 से 8000, ठीक है। ml जो है 1 मिनट में हम सांस ले लेते हैं। एक लंग का नहीं, दोनों लंग का है, लेकिन बनाया एक लंग है। ये दोनों लंग की बात हो रही है नाविद। अब 2 लंग बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा ना यार दोनों, कि 250 ml इधर जा रहा है, 250 ml इधर जा रहा है, क्या अच्छी थोड़ी बातें हैं ये तो, दोनों हम 500 ही बोल देते हैं मिला के। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद अगर जबरदस्ती आप और एयर लेना चाहते हो तो ये जबरदस्ती की एयर है। तो देखो इसकी नाम शुरू होएगा एडिशनल से, मतलब एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, मतलब टाइडल वॉल्यूम से अलग। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, जबरदस्ती की इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन नहीं है ये, फोर्सिबल है और एडिशनल है। किसके ऊपर एडिशनल है? टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एडिशनल है, ठीक है। ये 2500 से 3000। ईआरवी को देखो क्या बोला हुआ है, ईआरवी क्या है, आपने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लिया, आपने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया, अब इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर जबरदस्ती करके निकाल दो। आपने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लिया, इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इन्वॉल्व नहीं करना, कोई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं, सिर्फ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लो, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दो, फिर जबरदस्ती कुछ लंग से एयर निकालो, वो ये है एडिशनल। जबरदस्ती मतलब एडिशनल मतलब टाइडल वॉल्यूम से अलग। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस इज एवरेज 1000 से 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कभी नहीं निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फॉलोइंग फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेजेस 1100 से 1200 ml। मैम रेजिडुअल वॉल्यूम कब कम आता है? रेजिडुअल वॉल्यूम कब कम आता है? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा मैंने सानिया कि रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा कब कम हो गया। रेजिडुअल वॉल्यूम इतना ही रहता है, वो चेंज नहीं रहता, ठीक है। कैपेसिटीज की बात कर लें, चारों वॉल्यूम समझ में आ गई तुम लोगों को। कैपेसिटीज के बारे में बात करें, जल्दी बोलो। कैपेसिटीज करें। कैपेसिटीज 2 से ज्यादा वॉल्यूम्स को जोड़ के कैपेसिटी बनता है, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो, तो यहां पे एडिशनल वर्ड नहीं आएगा, यहां पे आएगा टोटल वर्ड। जो वॉल्यूम है, जैसे आपको कैसे पता चलेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है, वॉल्यूम के बारे में बात होगी तो एडिशनल आएगा कि भैया टाइडल वॉल्यूम से एडिशनल है ये। जब कैपेसिटी के बारे में बात होगी टोटल की बात होगी, कि एडिशनल नहीं है, टोटल बात हो रही है, टीवी को मिला के। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मैक्सिमम एयर मतलब एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करी, कोई जबरदस्ती नहीं, फिर कितना एयर आप अंदर ले सकते हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी ले सकते हो, इसी को इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। टीवी प्लस आईआरवी नहीं चाहिए स्नेहा बेटा, इतना चाहिए ही नहीं है हमें पेपर के लिए, चाहिए ही नहीं है स्नेहा। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितनी ब्रेथ ले सकते हो, वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? एक नॉर्मल ब्रेथ के बाद, जबरदस्ती ब्रेथ नहीं लेनी, नॉर्मल ब्रेथ के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितनी बाहर निकाल सकते हो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन से छेड़खानी नहीं करनी, इंस्पिरेशन सिर्फ टाइडल वॉल्यूम अंदर लो, फिर देखो कितनी मैक्सिमम निकाल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम निकाल दो, ईआरवी निकाल दो, ये हो जाएगी आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये ईआरवी प्लस टीवी को मिला के। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आप समझ गए, फंक्शनली आपके लंग्स में कितनी एयर जनरली रहती है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्स एक्सपिरेशन नहीं करना, नॉर्मल एक्सपिरेशन करोगे तो ईआरवी प्लस आरवी रह जाएगा। वाइटल कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी इज द बिगेस्ट ब्रेथ दैट यू कैन एवर टेक और एवर एक्सपायर, इट इज द बिगेस्ट ब्रेथ दैट यू कैन एवर टेक और एवर एक्सपायर। इसमें क्या है, पहले पूरी तरीके से खाली कर दो, तो मैंने अब क्या किया,
मैंने टीवी भी निकाल दी और ईआरवी भी निकाल दी। अब मैं बिगेस्ट ब्रेथ ले सकती हूँ, मतलब मैंने एक्सपिरेशन के साथ छेड़छाड़ कर दी। नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं है, फोर्स एक्सपिरेशन है। अब मैं क्या लूंगी, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी, आईआरवी। अब मैं तीनों ले सकती हूँ क्योंकि ईआरवी मैंने निकाल दी तो अब अंदर आ सकती है। दिस इज द बिगेस्ट ब्रेथ दैट यू विल एवर टेक, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीद इन और आउट। ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स एक्सपिरेशन के बाद मैक्सिमम सबसे बड़ी ब्रेथ आप क्या ले सकते हो? इट इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी, आईआरवी एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। सेम चीज, अगर फोर्स इंस्पिरेशन कर लोगे तो मैक्सिमम कितना बाहर, जब फोर्स इंस्पिरेशन कर ली टीवी और आईआरवी अंदर चला गया, अब कितनी बाहर निकाल सकते हो मैक्सिमम? आईआरवी निकल गई, टीवी निकल गई, ईआरवी निकल गई। इट इज आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग में कितना वॉल्यूम आ जाता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। उसमें सब कुछ आ गया, आईआरवी, ईआरवी पहले ही पड़ा हुआ है, टीवी और आईआरवी भर लो, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। क्यों? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी, ये वाइटल कैपेसिटी है, प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ में आया है बेटा? अगर इनकी जैसे जो वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं, अगर इनकी वैल्यू नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अलग है, इसका मतलब आपके लंग्स सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। क्लियर? सीधी सी बात है कैपेसिटीज में। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद सबसे लंबी ब्रेथ कौन सी ले सकते हो? वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दो, फिर सबसे लंबी ब्रेथ ले लो, टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। देन नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद सबसे लंबी ब्रेथ कौन बाहर फेंक सकते हो? वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। नॉर्मल ब्रेथ लो, टीवी, बाहर फेंकने में टीवी प्लस ईआरवी बाहर फेंक दो, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी में दिस इज द बिगेस्ट ब्रेथ दैट यू विल एवर टेक आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन को फोर्स कर दो, ईआरवी निकाल दो, तो वाइटल में क्या आ जाएगा? ईआरवी आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, आईआरवी आ जाएगा, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, लंग में टोटल कितनी एयर आ सकती है? चारों मिला दो। स्पायरोमीटर से आप सारी पता लगा सकते हो, आरवी को छोड़ के। स्पायरोमीटर से आप सारी पता लगा सकते हो, आरवी को छोड़ के। अभिषेक, वॉल्यूम्स पता लगा लो, कैपेसिटीज तो ऐड ही करनी होती है वॉल्यूम्स में। आओ कुछ क्वेश्चंस देखें। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, देखो कितना आसान क्वेश्चन। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, क्या क्या तीन चीजें जोड़ी थी हमने वाइटल कैपेसिटी? दिस इज द बिगेस्ट ब्रेथ दैट यू विल एवर टेक आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। अंदर क्या आएगा? ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। एक ही क्वेश्चन आया था, बताओ 2023 में। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है? ये एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन है। चलो, ये आप लोग कर सकते हो आराम से। दिस यू कैन डू वेरी इजीली। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, मिल चुका है पीडीएफ आप लोगों को। आज आप लोगों का टेस्ट है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि 2 बजे ही टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लो, चैप्टर को थोड़ा च्यू करो, थोड़ा चबाओ, उसके बाद टेस्ट दो, ठीक है। कल 2 बजे तक है, जब मर्जी तक टेस्ट दे देना आपने, ठीक है। मतलब आज रात तक टेस्ट दे लो, ठीक है। देन कल हम लोग करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर थोड़ा लगता है कि यार थोड़ा बड़ा है, कंट्रोल करने मुश्किल है, तो एक रीडिंग मार देना, कुछ नहीं है। रात को सोने से पहले आधा घंटा बस एनसीईआरटी खोल के तुम देख लेना, पढ़ना भी मत उसको। आधा घंटा बस स्टेयर कर लेना उस चैप्टर को, ऐसे आंखें खोल के जस्ट स्टेयर कर लेना बस। इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी अर्जी है मेरी आप लोगों से, ठीक है। जस्ट स्टेयर एट द चैप्टर। रेस्पिरेशन का टेस्ट है अभी 2 बजे। I'll see you with circulatory system tomorrow, and we are going to finish our syllabus this week, definitely. See you.